मित्रों नमस्कार। जीएसटी कानून के तहत कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना बिना टर्नओवर को ध्यान में रखे अनिवार्य है। कौन है ऐसे व्यक्ति, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। मित्रों, जीएसटी कानून में ऐसे लोगों की एक फहरिस्त दी गई है जिन्हें पंजीकरण कराना अनिवार्य है। जाहिर सी बात है, सरकार की मंशा ये है कि इन व्यक्तियों से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपना पंजीकरण कराएं, जीएसटी का रियलाइजेशन करें, सरकार को भुगतान करें, इनपुट टैक्स क्रेडिट लें, सैनवेट क्रेडिट लें, जो रिमेनिंग लायबिलिटी बनती हो उन्हें कंज्यूमर से या कस्टमर से चार्ज करके सरकार के खाते में जमा करें। जाहिर सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए पंजीकरण अनिवार्य किया गया है तो वह व्यक्ति कानून के जद में राजस्व की नज़रों में आता है, इसलिए उसे छूट नहीं दी गई है। एक व्यक्ति ये कहता है कि जब कानून में ये लिखा है कि 20 लाख रुपए तक की एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर हमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो ऐसे में कानून ये कहता है कि हम ऐसे व्यक्तियों की लिस्ट आपको बताते हैं जिनके लिए टर्नओवर की परिभाषा महत्वपूर्ण नहीं है। अन्यथा एक लिस्ट है जिसमें या उस लिस्ट से आच्छादित होने वाले व्यक्तियों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। आइए जानते हैं कौन से ऐसे व्यक्ति हैं। मैं पढ़ लेता हूं, पहले कानून में जो लिखा है वो पढ़ देता हूं और आपको मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। सबसे पहला ही बात कही गई है, पर्सन्स मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। आप सभी जानते हैं पर्सन्स का मतलब होता है व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म, कंपनी, सारी जुरिडिकल बॉडीज, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। तो पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई, तो कोई भी व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में माल या सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है जो कि किसी टैक्सेबल स्लैब में आती है, ऐसे व्यक्ति को अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। संक्षेप में, कोई भी व्यक्ति जो एक राज्य से दूसरे राज्य में टैक्सेबल टर्नओवर की सप्लाई कर रहा है, बिना उसके क्वांटम को ध्यान में रखकर उसे रजिस्ट्रेशन कराना जीएसटी कानून के तहत अनिवार्य है। दूसरी श्रेणी है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। ऐसे व्यक्ति जो यदा कदा आकस्मिक रूप से टैक्सेबल कमोडिटीज़ की सप्लाई करेंगे या करते हैं, उन्हें भी जीएसटी कानून के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अर्थात वो ये प्ली नहीं ले सकते हैं कि हमें नहीं मालूम था कि जीएसटी नाम का कोई कानून है। अर्थात जीवन में एक बार भी यदि आप व्यापार या पेशे के दृष्टिकोण से टैक्सेबल कमोडिटीज़ या टैक्सेबल सेवाओं की सप्लाई कर रहे हैं, आकस्मिक रूप से भी कर रहे हैं, तो भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तीसरे, पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता चलूँ। हमारे देश में जो एडवोकेट्स की सेवाएं हैं या जो अधिवक्ताओं की सेवाएं हैं, वो सर्विस टैक्स एक्ट में अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज़्म आती थी। जैसे एक वकील है, उस पर सर्विस टैक्स इम्पोज्ड नहीं है, लेकिन एक लॉ फर्म है तो उस पर सर्विस टैक्स इम्पोज्ड है। लेकिन वो लॉ फर्म जब अपनी सर्विसेज दे रही है तो अपने क्लाइंट से बिल में सर्विस टैक्स चार्ज नहीं करती है, बल्कि जो क्लाइंट है वो बिल के बिहाफ में, जो कि लॉ फर्म ने या अधिवक्ता ने रेज किया था, जो भी उस पर सर्विस टैक्स बनता है, उसका भुगतान उस क्लाइंट को
लॉ फर्म या अपने अधिवक्ता के बिहाफ में करना पड़ता था। इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। रिवर्स चार्ज में होता क्या है कि एक होता है जो टैक्स बिल रेज करता है, एक होता है जिसने सेवाएं या वस्तुएं खरीदी हैं या सेवाएं ली हैं। यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या होता है, जो बिल रेज करता है वो टैक्स नहीं पे करता है, बल्कि जिसने सेवाएं ली हैं, प्राप्त की हैं, या जिसने वस्तुएं खरीदी हैं वो टैक्स पे करता है बिल रेज करने वाले के बिहाफ में। तो जो भी व्यक्ति रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से कवर होगा उसे अपना पंजीकरण इरिस्पेक्टिव ऑफ द टर्नओवर कराना ही पड़ेगा। इसके बाद चौथी कैटेगरी है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ई कॉमर्स, वेयर द ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट हैव प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी। टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है राज्य जहां पे कर इंपोज होता है। तो अगर ई कॉमर्स, आप जैसा जानते हैं कि ऑनलाइन आजकल व्यापार चल रहे हैं, ऑनलाइन सेवाएं दी जा रही हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की संज्ञा देते हैं। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में इंडल्ज हैं व्यक्ति, उन्हें बिना टर्नओवर को ध्यान में रखे अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। पांचवा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। यहाँ पे दो वर्ड बोला गया, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि नॉन रेजिडेंट कौन से लोग हैं। तो नॉन रेजिडेंट की परिभाषा जैसा कि आयकर अधिनियम में दी गई है, जैसा कि फेमा के तहत दी गई है, उसी तरीके से जीएसटी कानून में भी नॉन रेजिडेंट की परिभाषा दी गई है। ऐसे भारतीय लोग जो विदेशों में जाकर 180 दिन से ज़्यादा रहते हैं और वहाँ व्यापार करते हैं, भारत के अंदर भी व्यापार करते हैं, एनआरआई की संज्ञा दी जाती है, चाहे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत, चाहे इनकम टैक्स एक्ट के तहत, या फिर आप ये कह सकते हैं जीएसटी कानून के तहत जो एनआरआई हैं और भारत के अंदर या किसी राज्य के अंदर, भारत के किसी राज्य के अंदर टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि ऐसी सप्लाई दे रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं की जो टैक्स या टैरिफ जिसमें टैक्सेबल हो उसके अंतर्गत आता है। तो ऐसे एनआरआईज जो टैक्सेबल पर्सन्स हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद एक श्रेणी आती है, छठवीं श्रेणी आती है पर्सन्स हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीडीएस का प्रोविज़न जीएसटी में लागू किया गया है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू को स्रोत पे ही सिक्योर करना चाहती है। तो ऐसे वो सारे करदाता जो टीडीएस से आच्छादित हैं उन्हें जीएसटीएन पर जाकर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वो इस बात की दुहाई नहीं दे सकते हैं कि वो एग्जेम्प्टेड टर्नओवर में डील करते हैं या फिर वो उनका टोटल टर्नओवर 20 लाख से बहुत कम है आदि आदि। यदि उन्हें टीडीएस करना है तो उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटीएन में कराना होगा। प्रश्न का आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि कौन से ऐसे लोग हैं जो टीडीएस से कवर हो रहे होंगे। तो मैं आपको बताता चलूँ, जितने भी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड सप्लाई करने वाले लोग हैं, या गवर्नमेंट अगर खुद सप्लायर है तो उस केस में टीडीएस का प्रोविज़न जीएसटी में भी रखा गया है। ऐसे लोगों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। सातवीं कैटेगरी है पर्सन्स हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और both on behalf of other taxable persons whether as an agent or otherwise। यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो कारोबारी है, पेशेवर है, अगर उसके कार्य को, उसके बिजनेस को, उसके सप्लाई को, उसकी सेवाओं को बढ़ाने का आपने ठेका लिया हुआ है या उसका आप एजेंट बने हुए हैं, तो ऐसे में बिना किसी टर्नओवर को ध्यान में रखे हुए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके बाद आते हैं आपके इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसके बाद आते हैं आपके पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विस और बोथ थ्रू सच इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स। जिस प्रकार से टीडीएस का प्रोविज़न किया गया है उसी प्रकार से टीसीएस का प्रोविज़न जीएसटी में किया गया है। तो जो लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में डील कर रहे हैं उन पर टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का प्रोविज़न इम्पोज किया गया है। तो जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से गवर्न होने वाले करदाता हैं उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, यानी कि
ऐसी सप्लाई कर रहा है सेवाओं की या वस्तुओं की जो कि टैरिफ के अंतर्गत आती है, उन्हें भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा बताया गया है एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, वो सभी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स जो भारतवर्ष में कार्यरत हैं, चाहे वो अपने राज्य में सप्लाई दे रहे हो या राज्य के बाहर सप्लाई दे रहे हो या देश विदेश में सप्लाई दे रहे हो, उन्हें भी भारतवर्ष में GSTN में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त एवरी पर्सन सप्लाइंग ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटा बेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया टू अ पर्सन इन इंडिया अदर देन ए रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप देखिए, एक नया कानून ऐसा बनाया गया कि ऐसे लोग जो कि डाटा के रिट्रीवल, डाटा को एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं। जैसे मैं इसको एक एग्जांपल से बताऊं कि मेरा बेटा है, मेरी बिटिया है, वो अपने स्कूल का प्रोजेक्ट बनाती है, और जब प्रोजेक्ट बनाती है तो ऐसी साइट्स पे जाके फ़ोटोग्राफ्स या कंटेंट्स को डाउनलोड करती है, जो कंटेंट या फैक्ट्स या पिक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो ऐसी साइट्स या ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं, अब वो भी GSTN में रजिस्टर्ड होंगे। ध्यान रखिएगा, अब डाटा के डाउनलोड करने में भी हमें GST देना पड़ेगा, क्योंकि वो GST में रजिस्टर्ड होगा। ऐसा एक्सेस प्रोवाइड करने वाला या डाटा को रिट्रीव करने वाला व्यक्ति या जो भी ऐसी सेवाएं दे रहा है, उसको भारत में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, भले ही वो भारतवर्ष के बाहर कहीं सुदूर बैठा हो, विदेश में कहीं बैठा हो। और यदि भारत में भारतवासियों को वो ऐसी फैसिलिटी देता है कि वो डाटा एक्सेस करें, डाटा रिट्रीव करें, डाटा डाउनलोड कर लें, तो ऐसी फर्म, संस्था या कंपनी को भी भारत में GSTN में अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और ध्यान रखिए, जितने राज्य में वो सेवाएं देगा, उतने राज्यों में उसको अलग अलग सेपरेट रजिस्ट्रेशन अपना कराना पड़ेगा। और लास्ट, सच अदर पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। आप सभी जानते हैं GST को गवर्न करने के लिए एक GST काउंसिल बनी है, जिसका की अध्यक्षता हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर्स कर रहे हैं, और हर राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर जिसके की सदस्य हैं। अगर प्रत्येक राज्यों या अन्य सारे राज्यों के जो प्रतिनिधि हैं, सदस्य हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं या मुख्यमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन्स हैं, और इसका अध्यक्षता कर रहे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, अगर ऐसे किसी व्यक्ति या किसी श्रेणी के व्यक्तियों को फॉर द टाइम बिंग अगर इम्पोज कर देते हैं कि नहीं, इन्हें भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन, बाय द वे ऑफ सर्कुलर, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति GST में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बाध्य होगा। मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि GST में रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता का मतलब यह है कि मैक्सिमम गवर्नेंस को फॉलो करना। कोई भी व्यक्ति जो कि भारत के अंदर व्यापार कर रहा है, कोई पेशा कर रहा है और कॉमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो किसी भी कीमत पर टैक्स के छतरी के बाहर न जा पाए। कानून को वो फॉलो करे, रेवेन्यू के, राजस्व के कानून को वो फॉलो करे, राजस्व के नियमों को फॉलो करे, कॉम्प्लायंस करे, नियमित रूप से अपने रिटर्न फाइल करे, टैक्स को कलेक्ट करे, टैक्स को सरकार के खाते में जमा करे और अपना एनुअल रिटर्न जमा करे। तो आज के इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन कराना या GST कानून के तहत कौन से ऐसे लोग हैं जो अनिवार्य रूप से आच्छादित हैं। यदि आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे अवश्य जानने की कोशिश करें, हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नए वीडियो में GST से संबंधित नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।